हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं वेलकम करती हूँ आपका इंटरनेशनल रिलेशन के सीरीज में। लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे पावर से रिलेटेड, हम बात कर रहे थे शक्ति से रिलेटेड। लेकिन हमारी शक्ति जो थी वो बीच में ही रुक गई थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि आज की शक्ति जो है ना, अब हम दूसरे दिन कवर करेंगे। तो आखिर उस शक्ति को हमारा पूरा करने का टाइम आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय विषय में किस तरीके से हम पावर यानी शक्ति को पढ़ते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। So let's have a look and let's start about the power in international relation। हमने बात कर ली थी कि हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जनरली किस तरीके के क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पूछे जाते हैं। जब पावर से रिलेटेड थियरी आप पढ़ते हो तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या ग्लोबलाइजेशन के तहत कैसे पावर को वर्गीकृत किया गया है। हमने देखा था कि कैसे जो आइडियाज़ हैं पावर के वो धीरे धीरे समय के साथ ग्लोबलाइजेशन में इवॉल्व हो रहे हैं। हमने देखा था कि पावर की क्लासिफिकेशन जो है मॉडर्न टाइम में दो तरह की है। एक तो ट्रेडिशनल पावर, जिसको हमने देखा था कि दीज काइंड ऑफ पावर आर ऑब्जर्वेबल, ठीक है, यानी कि आप जनरली हार्ड पावर के कॉन्सेप्ट्स में, टर्म्स में आप उन चीज़ों को पढ़ते हो। फिर हमने मॉडर्न पावर के बारे में देखा था जिन्हें कह दिया गया था इंटेंजिबल पावर। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे? क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे पूछे जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और एक जो होगा ना, तीन जो ऑप्शन है वो आपके टेंजिबल फॉर्म में दिए रहेंगे और एक जो है ना इनटेंजिबल। इसमें से आपको एक को अलग करना है। सो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको टेंजिबल, इनटेंजिबल, इनका मतलब, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो जब भी हम टेंजिबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति। बट जब हम इनटेंजिबल पावर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अमूर्त शक्तियां, जैसे कि सॉफ्ट पावर हो गई, जैसे कि पोटेंशियल पावर हो गई स्टेट की, या फिर लैटेंट पावर, छिपी हुई पावर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से कोई स्टेट, जरूरी नहीं है कि अगर वो पावरफुल है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है किसी इवेंट में। उदाहरण के रूप में हमने देखा था वियतनाम, ठीक है, वियतनाम और अमेरिका एक एग्जाम्पल लिया था। दूसरा एग्जाम्पल जापान, देखने को तो इतना छोटा था बट दे आर मैनेज टू डिफीट रशिया इन 1905। सो दिस शोज कि योर लैटेंट पावर, योर हिडन पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेंजिबल वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था किस तरीके से जो आइडियाज हैं लैटेंट पावर की, दैट आर मोर इंपॉर्टेंट एंड ग्रोइंग डे बाय डे। और आज ग्लोबलाइजेशन के फॉर्म में, आज मॉडर्न पावर के रूप में इसे कह दिया गया है सॉफ्ट पावर, आपकी हिडन पावर। अब उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए कि जैसे कि आज की जो है ना पोटेंशियल पावर। अब जरूरी नहीं है कि हम जब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्स की तो जनरली आप देखते हो कि P5 दे हैव न्यूक्लियर पावर्स। इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया हैव ऑलरेडी अ न्यूक्लियर, कंसीडर एज अ न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री। बट जब हम बात करते हैं जापान की, Japan has the capacity, Israel has the capacity to assemble all this technology to form a nuclear weapon. So जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको दिख रही है that is only about the power। जो नहीं देखने वाली चीजें, अमूर्त चीजें हैं, that can be also considered as your power, your capacity to produce a nuclear weapon when the time is demanding. So that can be also considered as a latent power, हिडन पावर, योर पोटेंशियल पावर, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो बातें हैं ना हमने कर ली थी। अब जो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पावर, यानी कि पावर से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो आपको जानना बहुत जरूरी है और वो आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स? जो फर्स्ट टर्म है वो है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी कि बहुतायत होने का एक विरोधाभास, ठीक है। हम जनरली कहते हैं ना कि रसिया इज वेरी बिग कंट्री, but do you know that कि how many Russia has invest to protect this geography, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंट्री लगातार एक्सपैंड किए जा रही है, एक्सपैंड किए जा रही है, एक्सपैंड किए जा रही है, बट एक्सपेंशन इज ऑन द कोस्ट ऑफ व्हाट, उसके लिए वो क्या खो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी आपकी जो रिसोर्सेज हैं, कभी कभी जो आपकी ज्योग्राफी है, कभी कभी जो है ना ये क्या हो सकती है, दैट कैन बी टर्न इनटू योर थ्रेट, ठीक है। ये आपके खतरे का भी एक संकेत हो सकती है। उदाहरण के रूप में देखिए, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। अफगानिस्तान हैज लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज हिडन अंडर इट्स ज्योग्राफी एंड दैट्स व्हाई इट इज गेट attacked by many empires, whether you can see as a Russia,
whether you can see as a British, whether you can see as US, whether now present day it's China. So why the interest of empire is suddenly getting more toward Afghanistan? So that is called paradox of plenty, यानी कि the natural resources and geography can also lead to the instability of this region, कि कैसे आपकी जो ज्योग्राफी है, आपकी प्राकृतिक संसाधन जो है ना, आपकी जो है अस्थिरता का एक कारण बन सकती है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं आपके पास प्लेंटी तो है, बट इस प्लेंटीनेस में भी क्या है, विरोधाभास है। इस बहुतायत में भी क्या है, विरोधाभास दिखता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको जनरली पूछा जाता है वो पावर से रिलेटेड, वो है असिमेट्रिक वार। एक तो होता है सिमेट्रिक वार, जनरली आप अपने बराबर के लोगों से क्या कर रहे हो, द्वंद्व कर रहे हो। बट जब हम असिमेट्रिक वॉर की बात करते हैं तो वहां पे अनइक्वल पावर की बात की जाती है, एंड देयर इज अ फाइट अमॉन्ग द अनइक्वल पावर। उदाहरण के रूप में देयर इज द अनइक्वल ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड द इंपीरियल पावर, दैट इज कॉल्ड कंसीडर्ड एज अनइक्वल ट्रीटी। ठीक है, जहां पे क्या किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग पावर है दे आर ट्राइंग टू प्रिवेल ओवर द वीकर पावर, और इसी वजह से वीकर पावर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में असिमेट्रिक वॉरफेयर, इसका मतलब है कि आप टेररिज्म के थ्रू, आप जो है ना इलिसिट ट्रेड के थ्रू, इलीगल ट्रेड के थ्रू, या फिर ड्रग्स के ट्रेड के थ्रू आप क्या करते हो, अपनी पावर को शो करते हो। दैट इज कंसीडर एज असिमेट्रिक वॉरफेयर। ठीक है, तो आज जो है ना आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा जो है ना रीजन है आज के गवर्नमेंट के फेल्योर का, और इसको भी कंसिडर किया जाता है टाइप ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर। या फिर आप गुरिल्ला वॉर देख लो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज असिमेट्रिक वॉरफेयर। जो नेक्स्ट टर्म आ जाता है वो है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। और ये हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी ये जनरली कहता है कि एक पावरफुल स्टेट, ठीक है, पावरफुल स्टेट ऐसा जो कि पूरे वर्ल्ड में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीस और स्टेबिलिटी की, और इसी को कहा गया हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। यानी कि जो हेजेमोन है, जो मोस्ट पावरफुल है, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी to make the stable across the world. They have the responsibility to bring the stability across the world. So that is termed as hegemonic stability theory. और आज के संदर्भ में हम देखें तो हम कहते हैं अमेरिकनाइजेशन। ठीक है, so that's considered as hegemonic stability theory. ठीक है, तो इस तरीके से एक हेजेमोन पावर has the all responsibility to bring security, to bring protection, but that is can be questioned and that can be criticized also, because generally when we talk about the anarchical international system which is considered as the nature of the IR, so this hegemony concepts is now can be challenged, एंड इसी वजह से जो हेजेमोन होता है दे आर ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरीके से अनार्कियल वर्ल्ड सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर होते हैं, जिसमें हेजेमोन क्या करता है, इफ देयर अदर पावर इज राइजिंग दे फॉर्म एन अलायंस एंड दे ट्राई टू बैलेंस ईच अदर। ठीक है, तो ये जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है इसमें स्टेट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस स्टेट इज नॉन अदर देन द पावरफुल स्टेट। नाउ other concept that when we discuss about the international relation or the power, we consider as, just a second, we consider as the soft power. और ये soft power क्या है, let's have a look. So when we consider soft power तो आपको एक नाम जरूर याद आ रहा होगा, वो है जोसेफ नाई। जोसेफ नाई कौन है? जोसेफ नाई ही इज द न्यू लिबरल थिंकर। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सॉफ्ट पावर कि किस तरीके से आज मॉडर्न युग में, मॉडर्न समाज में जो गवर्नमेंट है दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग सॉफ्ट पावर रादर देन द हार्ड पावर। क्योंकि सॉफ्ट पावर से आप क्या कर सकते हो, इट्स अ ड्यूरेबल, जिसमें आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ना बना सकते हो। तो उन्होंने सॉफ्ट पावर यानी नरम शक्ति के रूप में बात की, और इसी के रूप में आप देखोगे चाइना इज ट्राइंग टू rebuild the concept of Confucianism. ठीक है, China is now reviving the idea of Confucianism, यानी कि they are more peaceful, they are now trying to show that they are more peaceful, they are more liberal, they are more considering human nature, human rights.
सो इस तरीके से स्टेट जो होता है ना, कैसे अपने इमेज को, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए, चाहे वो हार्ड पावर के रूप में हो, चाहे वो सॉफ्ट पावर के रूप में हो, दे आर ट्राइंग टू शो देमसेल्फ एज द मोर पावरफुल, वेदर इट बी इन द tangible way, whether it be in the intangible way, whether it will be in the geographical way, or whether it will be the कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू, चाहे वो हेल्थ के थ्रू। सो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम दे आर नाउ कंसीडरिंग एज देमसेल्फ एज अ पावरफुल थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। बट जनरली अगर हम पास्ट में जाके देखें तो ये पावर की अंडरस्टैंडिंग जब भी हम देखते हैं, जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पावर है और ये एक मॉडर्न नोशन ऑफ पावर है, ठीक है, जो प्राचीन आइडिया है ट्रेडिशन पावर की, तो हम कहते हैं पावर मीन्स ऑलवेज कोअर्शन, ठीक है, आप दूसरे पे कोअर्स करके पावर को अचीव करते हो। देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट टू अचीव दिस पावर, देयर इज ऑलवेज डोमिनेशन ओवर अदर, देयर इज कंसेप्ट ऑफ ओवर, आप पावर को लेने के लिए दूसरे को क्या करते हो, दबाते हो। और देयर इज ऑलवेज अ नोशन ऑफ कंट्रोल, आप किसी को कंट्रोल करते हो, देन यू शो योर पावर। बट ये जो आइडिया है पावर का, दैट इज निगेटिव इन नेचर, ठीक है, ये निगेटिव है, नकारात्मक विषय है पावर के बारे में। तो इस पावर की नोशन को थोड़ी सी जो है ना मोल्ड करने की जरूरत है, और ये मोल्ड करने का जो स्टेज आता है वो है हैना अरेंट, हैना अरेंट का जाता है। उन्होंने कहा व्हाई वी जनरली कंसीडर पावर एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स, व्हाई नॉट देयर इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर, एंड सी ब्रिंग द आइडिया ऑफ acting in a concert. So power is nothing but acting in a concert, यानी कि आप कोऑपरेशन करके भी क्या कर सकते हो, पावर को डिफाइन कर सकते हो, पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। So she has not just given the idea of power over, but she give the idea of power too, यानी कि when we come together we can also exercise power. So here the negative notion of the power is now become positive, ठीक है, अब ये क्या हो गया, इट्स बिकम पॉजिटिव। वहां पे जनरली आप देखोगे देयर इज अ नोशन ऑफ कोऑपरेशन व्हेन द बिग कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग अलायंस, वेदर यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ solving the issue of climate change, whether you can solve the issue of the terrorism. So this cooperation is also considered as the soft power cooperation. कोऑप्टेशन यानी कि आप क्या करते हो, दूसरे कंट्री को क्या करते हो, साथ मिलाने की कोशिश करते हो। अट्रैक्शन, सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पावर, एंड नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर टू द positive understanding of power. All right, so after having this positive idea of the power, let's see the how the power is exercising in the world level, कि ये जो positive understanding है power का, ये वर्ल्ड लेवल पे कैसे अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये जो टर्म्स आता है उसको कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, कि आपका विश्व जो है वो किस तरीके से रचा हुआ है, ठीक, किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो जनरली व्हेन वी कंसीडर द वर्ल्ड ऑर्डर, तो आपको याद होगा कि बिफोर द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, या फिर आप देख लो कोरोना पीरियड, ऑल राइट, या फिर पोस्ट कोरोना भी आप लिख सकते हो, बट यार कोरोना खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा ये है, तो कोरोना पीरियड भी आप लिख सकते हो, यानी आज का पीरियड। तो व्हेन वी कंसीडर वर्ल्ड वॉर, देयर इज मल्टीपोलर सिस्टम, ठीक है, मल्टीपोलर, यहाँ पे आप फ्रांस को देख लो, यहाँ पे आप जर्मनी को देख लो, इटली को देख लो, या फिर जापान को देख लो, दीज आर नाउ, देयर इज नो वन सिंगल पावर, देयर ऑल द कॉलोनीज, चाहे आप डच देख लो, so all these colonies are there, and there is the secret treaties are going between them, and that's lead to the rise of the World War I. When we talk about the World War II, there is the formation of two groups, and whole groups are divided into two parts. Can you see this? I hope so. Here the two group is divided into Allied and Axis power. So all now the two power is divided into two polar. Actually पोल क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है, किस तरीके से जो पावर है वो एक तरह से ध्रुव की ओर अलाइंड है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि ये पोल हो गया, ठीक है, ये यूनिपोलर। अब ये जो पोल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये पोल जो है ना वो टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट में मल्टीपोलर, ठीक है। सो पोल मीन्स क्या, द पावरफुल कंट्री, हाउ मेनी पोल्स इन द इंटरनेशनल रिलेशन दैट आर गवर्निंग नाउ। So when we talk about the World War I, there is a multipolar system, यानी कि there are so many countries are here. When we talk about the World War II, there is the Axis power and Allied power. When we talk about Cold War, there is a two power that we see as a शीत युद्ध। यहाँ पे आपको कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक देखने को मिलेंगे। सो देयर इज अ टू ब्लॉक, और जो कि क्या कर रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर को गवर्न कर रहे थे। Now when we talk about the post Cold War, there is the notion that are bring by the Fukuyama, end of history, and he declared that there is a one idea that is prevailed, that is liberalism, and he declared there is the now the US will be considered as the unipolar. So post Cold War is considered as the unipolar system. When we talk about the corona period, so it's up to you, how do you see the corona period? So there is the multiple power. You can see the rise of China. You can see the withdrawal of America from the Afghanistan, that is the demarcation of the end of unipolar, and now we are entering into the multipolar system. So US withdrawal from the America is also considered as that. Brexit, so UK rise, Europe, and also India is also rising as one of the powerful developing countries. Along with that, Brazil, Russia, Japan. So these countries are now seen as the powerful country, and these multiple order in the international relation system in the corona period, that why we are considering as this period is multipolar order. But you can also classify this into various parts according to your convenience. But the rise of China and the withdrawal of the USA from the Afghanistan clearly shows that there is the end of the unipolar system. I mean अमेरिका का ये वर्चस्व अब उतना नहीं रहा जितना पहला हुआ करता था। अब there is a presence of China who can challenge the US hegemony system, and that's why there is the rise of the multipolar, and we are entering into the multipolar world order. So these are the basic idea. When you go to the current affair, when you read the current affair, you should have this understanding so that you can have a thorough understanding of the international relation, and these international relation understanding is coming nowhere from the power concepts and its basic understanding. Alright, so when we're talking about the unipolar and bipolar and the multipolar system, so let's have a clear understanding about this. So world order, unipolar system, one who has the one global hegemon, यानी कि एक ध्रुवीय शक्ति वो होते हैं जहाँ पे एक वैश्विक आधिपत्य होता है अंतरराष्ट्रीय विषय में। जब हम बात करते हैं दो ध्रुवीय यानी कि दो बाइपोलर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं दो महाशक्तियां हैं अंतरराष्ट्रीय विषय में। उदाहरण के रूप में आप देख लो कोल्ड वॉर का सिनेरियो। व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीपोलर, अच्छा बाइपोलर के बारे में एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो था केनेथ वॉल्श के बारे में। केनेथ वॉल्श ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जो टू पावर जो है ना, देयर इज अ बाइपोलर सिस्टम, देयर इज अ मोर स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा था कि बाइपोलर सिस्टम जो है ना मोर स्टेबल है, क्योंकि अगर एक राइज करने को कोशिश करता है तो दूसरा क्या करता है, द सेकेंड विल कम टू मेक देम स्टेबल। तो उन्होंने माना, न्यू रियलिज्म ने माना कि बाइपोलर इज मोर स्टेबल। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है एनटीए में कि किसने कहा कि बाइपोलर इज मोर स्टेबल, या फिर इस तरीके से आ सकता है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म विच वर्ल्ड ऑर्डर इज मोर स्टेबल। आपके ऑप्शन दे दिए रहेंगे, यूनिपोलर, मल्टीपोलर और फिर बाइपोलर, और फिर हो सकते हैं आपको हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। सो इस तरीके से आपको वर्ल्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीपोलर, इट मींस द वेरियस actors, important actors in the international relation. So influence of globalization in civil society is also very important to understand how the multipolar system has come into the picture. क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से यूएस का जो है ना धीरे धीरे पतन हुआ, तो इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि चाइना का राइज हुआ। आप जिस तरीके से देखो, जिस तरीके से सिविल सोसाइटी जो है ना
वो अंतरराष्ट्रीय विषय में धीरे धीरे इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले बात कर ली थी सिविल सोसाइटी के बारे में, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बारे में बात की थी। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये जो सिविल सोसाइटी है दे आर नाउ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिस्टम। और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द अदर प्लेयर इज ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। जैसे कि आप देखो, राइज ऑफ चाइना is due to the BRI project is very important to show their influence across the world, and this can't be possible without the globalization. So globalization and the influence of the civil society is very important कि how the US power is slowly and gradually is now declining, and the other power has the equal capacity to raise as a important player in the international relation. So present world order की हम बात करें तो you have different opinion. My opinion is also very different based upon how I am describing the present world order. So एक क्वेश्चन जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ सुपर पावर। और ये सुपर पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट जब भी हम बात करेंगे तो एक बुक है सुपर पावर से रिलेटेड, और ये जो बुक है इनके ऑथर हैं वो हैं, एनीबॉडी गेस? यस, सो इनके ऑथर हैं टी.आर. फॉक्स, विलियम टी.आर. फॉक्स। उन्होंने कहा था कि सुपर पावर वो होते हैं, वो कंट्री होते हैं जिनके पास डोमिनेंट पोजीशन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास ये जिम्मेवारी होती है, इतना कैपेसिटी होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या करें, प्रभुत्व को अपने बनाए रखें और उच्च दर्जे पे हमेशा बरकरार रहे। तो ये जो है ना सुपर पावर का कॉन्सेप्ट जो है ना विलियम टी.आर. ने प्रपोज किया और उसको डिफाइन किया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। All right, these are the basic, the world order, polarity you have to understand when you discuss about the international relation. Now let's come to the another concepts, another basic idea. When we talk about the another concept that is types of power, तो generally आपसे पूछ दिया जाता है actual power, वो power जो आपको दिखता है, it will be in the form of hard power, it will be in the form of tangible power, यानी कि वैसे power जो कि वास्तविक हो, जो कि आप देख सकते हो, जो कि आप काउंट कर सकते हो, जो कि आप अपने सेंसेस द्वारा फील कर सकते हो। When we talk about the potential power, that is a hidden power और the capacity जो कि लास्ट में कंट्री क्या कर सकता है, अपने इमरजेंसी के टाइम पे they can join it and produce into a new power, so that is your inner capacity जो कि आप बाकी वर्ल्ड को शो नहीं कर रहे हो, that is considered as your potential power. When we talk about soft power, that is come under कि how much you have cultural influence, whether it will be form of your music, whether it will be in form of your yoga, whether it will be in form of your history, whether it will be in the form of different kind of cultural ideas, foods, tourism. So all these come under the soft power. When we come about the hard power, it means कि how many material capacity do you have, that will be in the form of economy, that will be in the form of trade, that will be in the form of defense, that will be in the form of, you can name anything. So anything जो कि आप काउंट कर सकते हो, जो कि आप गिना सकते हो, जो कि आप फिजिकली मटेरियल वे में उसको काउंट कर सकते हो, that will come under the hard power. So these are the types of power that we have to understand. किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पावर से रिलेटेड, लेट्स हैव एन आइडिया। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सॉफ्ट पावर से रिलेटेड। जैसे कि किन्ने आइडिया दिया सॉफ्ट पावर का, ये आपको भली भांति पता होगा कि हंस जे मॉर्गेनथाउन ने रियलिज्म में पावर को बताया, बट जब हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर की तो जो आइडिया है वो जोसेफ एस नाइन ने दिया। मैं ये क्वेश्चन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने रियलिज्म के टाइम पे ही कर लिया था। So rather than repeating the same question again and again, it's very important to only understand which type of question are coming. The another type of question which is keep asking in the exam is related to statement based question. Like they will ask, who said power in international politics is like a weather? अंतरराष्ट्रीय विषय में राजनीति जो होता है ना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति जो है मौसम की तरह है, ठीक है।
हर कोई इसके बारे में बात करता है लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है। पावर को डिफाइन करने का एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है। तो ये जो बात है ये किसने कहा? हंस मॉर्गेनथाउ, हेनरी किसिंजर, जोसेफ अस्नाई, सुसान स्टेन। और ये आइडिया उन्होंने दिया होगा जो कि अभी रिसेंट थिंकर है, उन्होंने अलग तरीके से पावर को समझाया। सो यू कैन गेस हु विल बी द थिंकर्स। Just take a pause and try to guess it. So last time when we discussed about the power, we have learned a name that is called casino capitalism. Casino capitalism. ठीक है. So power is not just in the form of defense. There is also another way that is called capitalism economy. So that can be also lie under the power. So the statement is given by, let's have an idea. And when we talk about the Joseph Nye, he has given the idea of the soft power, that power in the form of culture. So when we talk about the Hans Morgenthau, he gave the idea of power in the form of interest. So Henry Kissinger, powerful diplomacy. ठीक है. So किन्होंने इस statement को describe किया? So of course when we talk about Joseph Nye, he give the idea कि जब भी हम power की बात करते हैं तो हम generally hard power की बात करते हैं. Why there is no notion of the softness? Why there is no notion of cooperation? जैसा कि हाना अरेंड ने कहा था. So there is the another meaning of the power that is given by Joseph S. Nye. All right, the third question generally you get asked by NTA is related to anarchical structure in international system has a wide variation of relative power among the state, making it necessary for the state to protect the national interest with the adequate power, security and diplomacy. This approach in IR is given by which theory? यानी कि अंतरराष्ट्रीय राज प्रणाली में आरजक संरचना में राज्यों के बीच सापेक्ष शक्ति की व्यापक भिन्नता है, जिससे राज्य के लिए पर्याप्त शक्ति, सुरक्षा और कूटनीति के साथ राष्ट्रीय हितों में रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। इन जो दृष्टिकोण है पावर का, ये किस थियरी, किस सिद्धांत ने दिया गया है? यथार्थवाद, न उदारवाद, न यथार्थवाद, रचनावाद. जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस कि which theory. There is a code word is given. You can just take a guess. Yes, there is a code word. Let me erase it so that you can have a better understanding of that. Just attempt it because there is a code word. You can easily guess this answer. Because it is not possible to remember all these statements, but in a statement there is a code word जिसके थ्रू ना आप उस थियरी को पकड़ सकते हो. अगर आपकी थियरी पे पकड़ है तो आप उस स्टेटमेंट से, उस कोड वर्ड से आप थियरी की तरफ जा सकते हो. सो अंडरस्टैंड द कीवर्ड, क्या कीवर्ड दिया हुआ है स्टेटमेंट में, एंड देन यू कैन गेस द करेक्ट आंसर. All right. So if you read the question carefully, the anarchical structure, ये जो स्ट्रक्चर की बात जो है ना नियो रियलिज्म करते हैं और अनार्की की बात रियलिज्म करता है. इन द स्टेट इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम हैज अ वाइड वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पावर. जब भी हम रिलेटिव पावर की बात करते हैं तो आपको ये चीख चीख के आपको स्टेटमेंट कह रहा है कि आई एम फ्रॉम नियो रियलिज्म. ठीक है. अमोंग द स्टेट, स्टेट की बात रियलिज्म. टेकिंग इट नेसेसरी फॉर द स्टेट टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट. चीख चीख के ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आई एम फ्रॉम रियलिज्म, आई एम फ्रॉम रियलिज्म. अब रियलिज्म में ब्रांच जो है ना रिलेटिव पावर, ये बात किसने कही? नियो रियलिज्म ने. हैव एडिक्वेट पावर, पावर की बात रियलिज्म. सिक्योरिटी की बात रियलिज्म. डिप्लोमेसी की बात रियलिज्म. दिस अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन इज बिलोंग टू विच थियरी? ठीक है. लेट्स हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस स्टेटमेंट. So when we talk about realism, neo realism, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए वो है अनार्की कॉन्सेप्ट, हायरार्की का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट. अगर ये आइडिया आपको पता है सो आप कोई भी स्टेटमेंट कीवर्ड के थ्रू आप उसका राइट आंसर ढूंढ सकते हो. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि है
सॉवरेनिटी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिलेबस कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ हैं और किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। सो जब हम सिलेबस देखेंगे, जब हम सिलेबस की बात करेंगे, जो सेकंड यूनिट है आपका, उसमें हमें कवर करना है स्टेट के बारे में, नॉन स्टेट एक्टर के बारे में, जो कि हमने कवर कर लिया था इन टर्म्स ऑफ सिविल सोसाइटी। स्टेट सिस्टम के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से आज का जो स्टेट है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये बात हमने कर ली थी। हमने बात कर ली थी पावर के बारे में, और एक कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है सॉवरेनिटी। और ये पढ़ के हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें आपको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कवर करना है। ये सब चीजें हमने कवर कर ली है। अब हमें सॉवरेनिटी पढ़ना है। माइंड इट, जब भी हम बात करेंगे सॉवरेनिटी की, हम स्टेट की बात करेंगे, और कुछ कुछ चीजें हमने स्टेट में ऑलरेडी कवर कर ली थी। जो जो बचे हुए पार्ट है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। सो इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the sovereignty in very short, because we have already covered the states and sovereignty in terms of state and non-state actor, and the last topic that we will cover is related to traditional and non-traditional security. So hope you to see in the next class and have a good preparation. See you soon guys. So keep asking and keep practicing the question. See you soon.